मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे दिन बागेश्वर धाम के जो बाबा है वो सुर्खियों में रहे। 2 दिन से बाबा का दरबार नहीं लगा है, इसीलिए भक्तों में लेकर उन्हें बड़ी उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि आज बाबा ने बताया कि वो गायब नहीं हुए, वो अपने महायज्ञ वाले मिशन के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आज धीरेन्द्र शास्त्री के कई वीडियो वायरल हुए। अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री का मस्त मौला अवतार आप देख रहे थे, दिव्य दरबार में हंसी टिटोली देख रहे थे, लेकिन आज बागेश्वर बाबा का इमोशनल वीडियो सामने आया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कथित चमत्कार लोग आज दुनिया को हैरान करता है। बाबा कथित सिद्ध पर्चा शक्ति से मन की बात जानने का दावा करते हैं। बाबा के पास आज शोहरत है, ख्याति है, उनका हर अंदाज भक्तों को चमत्कार लगता है। लेकिन एक दौर वो भी था जब कथित चमत्कारी सिद्धियां बाबा के पास नहीं थी। अगर कुछ था तो अथाह गरीबी। 9 साल की उम्र में बाबा पहली बार सिद्धि पथ पर निकले थे। गुर्बत के उन दिनों को याद कर आज भी बाबा की आंखें छलक जाती है। 9 साल की अवस्था में हमने विचार किया कि वृंदावन जाए पढ़ने। पिताजी से निवेदन किया। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे। माताजी को कहा हमें पढ़ना है, भागवत पढ़नी है, कर्मकांड पढ़ना है, पंडिताई पढ़नी है। किराया था नहीं, लगभग 10-12 घर गए, 500 रुपया उधार मांगे, मिले नहीं। कारण आज के जमाने में उधारी भी उसे ही दी जाती है जो अमीर हो। चमत्कारों से अलग बाबा भक्तों को अपने गुर्बत भरे अतीत के किस्से सुनाते हैं। ये बताते हैं कि दुनिया में गरीब होना क्यों सबसे बड़ा अभिशाप है। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, नाम है गढ़ा। इसी गांव में राम कृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेन्द्र पैदा हुए। 8 साल की उम्र में दादा सेतुलाल से धीरेन्द्र ने राम कथा सीखनी शुरू की। गरीबी का ये वो दौर था जब बाबा को भीख मांगनी पड़ी थी। हमने अपने घर में रहकर जहां हम रहते थे 8 वर्ष तक भीख मांगी। 8 वर्ष तक भीख मांग करके दास ने खुद जीवन चलाया। स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो छोटे छोटे जो हमारे मित्र थे बच्चे, जबरदस्ती सिर पकड़ कर हमारा तिलक मिटा देते। इसलिए मिटा देते थे, हम इसलिए विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि हम गरीब घर से थे। पुराने दिनों को याद कर बाबा की आंखें भर आती है। लेकिन आज बाबा जिस मुकाम पर है वहाँ ना गरीबी है ना बेबसी है तो सिर्फ कथित चमत्कारों से मिली वो ख्याति जिसका डंका 7 समंदर पार तक बज रहा है। बाबा की इस बात पर तो मेरे दिल में भी आमीन कहा कि ऊपर वाला किसी को कभी गरीब ना बनाए। लेकिन अब बाबा को ख्याति मिल गई है। बाबा ने कितना तप किया, कहाँ पहली राम कथा का वाचन किया। गरीब परिवार में पैदा हुए धीरू कहते थे उनको। धीरू ने आखिर कैसे धीरेन्द्र शास्त्री तक का सफर तय किया। आज बाबा की जिंदगी के वो अनदेखे पन्ने भी खुले जिनके बूते बाबा ने कथित सिद्ध पुरुष तक का सफर तय किया। बाबा का कथित दिव्य सिद्ध संसार, बाबा के कथित चमत्कार। हटा के बता, कितना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम? तू चैलेंज देगा। बाबा की कथित अदृश्य सेना जिसे बाबा हर दिव्य दरबार में आवाज लगाते हैं, वो दिव्य सेनापति जो सिर्फ बाबा को ही नजर आता है। मुट्ठी बांधो प्रेत बाधा के रोगी, सेनापति दरबार में आओ। बाबा के कथित करिश्मों से जुड़ा हर रहस्य जितना अजीब है उतने ही बाबा आज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 2008 से पहले धीरेन्द्र की पहचान एक आम लड़के धीरू की तरह हुआ करती थी। वो साल 2009 था जब धीरू के धीरेन्द्र बनने का सफर शुरू हुआ। 2009 में धीरेन्द्र शास्त्री ने गढ़ा गांव के करीब गंगायज गांव में अपना पहला कथा वाचन किया। आज बाबा भव्य दरबार सजाते हैं, लेकिन 2009 में लाइटिंग तक का बजट बाबा के पास नहीं हुआ करता था। ये तस्वीरें बाबा की पहली राम कथा की है, जहां पंच लाइट में बाबा ने पहला दरबार सजाया था। मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम। 2009 में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गांव के आसपास के गांव में ही कथा वाचन शुरू किया और फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। ये वीडियो बाबा की दूसरी कथा का है। युवा चेहरा, जोश और लहजा वही जो आज के धीरेन्द्र शास्त्री में दिखता है, वैसे ही वाक्पटुता जैसी आज है। राधे राधे। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभवा
त्राहि मां परमेशानी सर्वपापहरो भव। 14 साल पहले बाबा की ख्याति गांव तक ही सीमित थी, लेकिन आज बाबा वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। लेकिन बाबा की सनातनी स्पीड देखकर लगता है वो यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी तक बाबा दिव्य दरबार और प्रेत संसार के बीच घिरे नजर आ रहे थे। बार बार भक्तों की मुसीबत को दूर भगाने का दावा किया करते थे, उसकी ठटरी बांधने का दावा करते थे, इसकी ठटरी बांधने का दावा करते थे। लेकिन बाबा अचानक हिमालय की गोद में नजर आए। ये देखिए आप पीछे 2 वीडियो सर्कुलेट हुए हैं। कहाँ के हैं, क्या कर रहे हैं बाबा, जानिए। 2 दिन से धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार नहीं लगा, इसीलिए ज्यादातर भक्त ये पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा गए कहाँ? क्या वो किसी साधना में लीन हो गए या नए मिशन की तैयारी करने लगे? इन सवालों का जवाब इस वीडियो के तौर पर आया। बाबा के वीडियो में पीछे पहाड़ नजर आए, फिर पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में है ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। साधु संतों को अपने नए अनुष्ठान के लिए आमंत्रण देने आए हैं, लेकिन इसी दौरान उनका एक स्टेटमेंट सुर्खियां बन गया। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा ने पहले वीडियो में कुछ बातें बताई, कई छिपाई भी, लेकिन सटीक लोकेशन की जानकारी अब तक नहीं बताई। हालांकि इसी के कुछ देर बाद धीरेन्द्र शास्त्री और आचार्य बालकृष्ण का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दोनों बात करते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में ऋषिकेश से करीब 50 किलोमीटर दूर पोखरी नाम की एक जगह है, जहां बाबा रामदेव का योग सेंटर है। बताया गया कि ये दूसरा वीडियो उसी जगह का हो सकता है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम आमंत्रण देने अपनी परंपरा का निर्वाहन करने के लिए, साधु संतों को सबको प्रणाम करने के लिए और यज्ञ की तैयारी के लिए हम आ गए हैं हिमालय। बाबा का मैसेज क्लियर है, सनातन की अलख को इसी तरह जला कर रखेंगे। जहाँ तक अनुष्ठान और महायज्ञ की बात है तो उसकी तैयारी हो रही है। बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच विशाल यज्ञ और सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। इसी के लिए बाबा संतों को बुला रहे हैं। वैसे जहां तक महायज्ञ का सवाल है तो ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी बागेश्वर धाम में अनुष्ठान होते रहे हैं। लेकिन इस बार मीडिया की लाइमलाइट के चलते बाबा का प्रोग्राम बड़ा हो रहा है और इसी के साथ एक मैसेज भी बार बार रिपीट किया जा रहा है कि वो किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने धर्म की लकीर लंबी खींचने की कोशिश में है। धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। बाबा के दरबार में सुल्ताना की घर वापसी को लेकर इसी बयान को आधार बनाकर ये बात फैलाई जा रही है कि बाबा मुसलमानों के खिलाफ है, एक विशेष धर्म के विरोधी है। लेकिन खुद बरेली में बाबा को लेकर भाईजान क्या सोचते हैं, ये जानना भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो मुसलमान है पक्का वो अपने ईमान पे कायम रहेगा और जो मुसलमान अपने हिंदू होना चाहता है या कुछ भी होना चाहता है वो उसकी मर्जी है। धर्म के हिसाब से जो भी कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन किसी और के धर्म को टारगेट करेंगे तो वो चीज गलत है। जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं, उनको अगर नफरत नहीं रोकी गई तो इससे देश का जो है बहुत बड़ा आगे चल के नुकसान हो सकता है। इसी तरह 3 और अलग अलग शहरों में रियलिटी टेस्ट हुआ। बाबा के लिए मुसलमानों के दिमाग में क्या है, क्या वो वाकई बाबा को खतरे की नजर से देखते हैं या विरोध सिर्फ सोच को लेकर है, इसकी भी पड़ताल ऑन द स्पॉट की गई। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मुसलमान को धर्म परिवर्तन करा सके, कोई भी पूरी दुनिया की ताकत, कोई शास्त्री हो, कोई मौलाना हो, कोई और भी जादूगर हो या कोई भी हो, कोई मुसलमान जो असली मुसलमान होगा उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी से तकलीफ नहीं है। मुसलमान इतना अपने खुद ही अक्लमंद है, वो अपने डिसीजन खुद ही लेता है, समझा नहीं, और अल्लाह रसूल के नक्शो कदम पर चलना चाहता है, वो किसी के बहकाने में नहीं आना चाहता। ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें बाबा धीरेन्द्र से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि कई लोग बाबा के बिना सवाल किए लोगों की परेशानी बताने को जादूगरी करार दे रहे हैं। तो साधु संत बागेश्वर धाम वाली सरकार के साथ है, फुल सपोर्ट है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो ये मुल्क तो पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। कंगाली जैसा शब्द भी इसके लिए अब छोटा पड़ गया है। अब आवाम भूखी मर रही है, तब शरीफ जजेस के बंगले वहां बनवाने के लिए 100 करोड़ लुटाएंगे। आप सोच सकते हैं। पहले आटा, फिर बिजली, अब पेट्रोल पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाला है। खाली खजाने को भरने और IMF को खुश करने के लिए शरीफ सरकार पाकिस्तान पर पेट्रोल बॉम्ब फोड़ सकती है। चिंता इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन ने पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से भी जायद होने का खदशा जाहिर कर दिया है।
ट्विटर पर लिखा कि IMF मौजूदा हुकूमत से पेश की इकदाम चाहता है, फिर उसे अपने बोर्ड में ले जाने पर गौर करेगा। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है। खजाने की तरह पाकिस्तान का तेल भी खत्म होने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास 16 दिनों का पेट्रोल ही बचा है, जबकि डीजल बस 35 दिन का बचा है। उधर ऐसे बुरे हालात में शरीफ सरकार सांसदों के बाद जजेस पर मेहरबान हो रही है। जजेस के घरों पर पाकिस्तान 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पाकिस्तान की इस बेवकूफी को एक्सपर्ट एटम बॉम्ब से भी खतरनाक मान रहे हैं। मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे, और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शार्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी। बदहाली दिवालिया होने की गवाही दे रही है। इसी संकट को टालने के लिए शरीफ सरकार ने IMF से 6 अरब डॉलर की मदद मांगी थी, लेकिन IMF ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की शर्त रखी है। गैस जल्दी महंगी कर देंगे, पेट्रोल पर लेवी भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी पूरा लेंगे, बस आप कर्जा दे दें। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF ने बिजली पर सब्सिडी और मुख्तलिफ शोबों के सस्ता खत्म करने और डॉलर की कीमत कंट्रोल न करने की शर्तें लगा दी। साफ है, सत्ता बचाने के लिए शरीफ किसी भी हद तक जाएंगे, भले ही पाकिस्तानियों का खून ही क्यों ना बेचना पड़े। शहबाज शरीफ के इरादे तो कल ही जाहिर हो गए थे, जब उन्होंने इमरान खान से पुरानी दुश्मनी भुलाकर मुल्क का वास्ता देकर साथ आने की अपील की थी। लेकिन इस मोर्चे पर कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। उल्टा पाकिस्तान की करेंसी का जनाजा जरूर निकलने लगा है। रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान मई तक पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। गुजरता हर लम्हा पाकिस्तान की उम्मीदों का बंटाधार कर रहा है। दिवालियापन से दो हाथ करते पाकिस्तान को आज फिर डॉलर ने बड़ी पटखनी दी है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया पाताल में समाने लगा है। रिपोर्ट बताती है कि जिन्नापुर का जनाजा निकलना तय है। पिछले 9 महीने में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 75 रुपए गिर चुका है। 27 जनवरी को डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 25 रुपए और गिर गया। पाकिस्तान में $1 की कीमत 255 रुपए हो चुकी है। जैसे डॉलर रोज पाकिस्तानी रुपए को पटखनी दे रहा है, उससे पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि मुल्क को अब कोई नहीं बचा सकता। तो आपका रुपया डीवैल्यू हुआ, पिछले 9 माह में 75 रुपए हो चुका है, और अभी भी जब मार्केट 255 पे क्लोज किया आज, तो डाउनवर्ड्स प्रेशर था। जब कल मार्केट खुलेगी मजीद नीचे जा सकता है। स्टेट बैंक हर एलसी नहीं खोल रहा, अक्सर एलसीयां नहीं खोल रहा, आज खाम माल की एलसीयां नहीं खोल रही, और इसहाक डार की इस पॉलिसी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में बुनियादी चीजों की किल्लत आ चुकी है। शहबाज शरीफ अमेरिका से लेकर IMF के आगे तक गिड़गिड़ा चुके हैं। कवायद ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को लोन दिलाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल करे, लेकिन ब्रिटेन से आई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के और होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान में जो है एक दिन के अंदर 24 से 25 रुपए डॉलर जो है वो बढ़ गया है, और ये तब हुआ है, ओवरनाइट हुआ है, मतलब ओवरनाइट का ओवर आवर्स हुआ है। 7 रुपये बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर क्लोज हुआ 24-25 पे जाके। बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है पाकिस्तान की। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत को दिवालिया होने का खतरा है, ज़र मुबादला की शदीद किल्लत है, कारोबार जारी रखना मुश्किल हुआ है। पाकिस्तान के रुपए का बंटाधार ऐसे ही नहीं हुआ। शहबाज सरकार ने डॉलर के ऊपर से कंट्रोल हटाने का फैसला किया, यही दाव उनका उल्टा पड़ गया। अल्लाह की मेहरबानी से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ी है, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सीरियस हो गई है। IMF ने खुद कह दिया कि वो आएंगे, तो इन दैट सेंस ऑब्वियसली आई एम हैप्पी, खुश हूँ कि पाकिस्तान ने अब वो मुस्बत कदम ले लिया कि डिफॉल्ट अवॉइड हो जाएगा। यानी पाकिस्तान का डिफॉल्टर होना अब करीब करीब तय है। तो पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों को कोस रही है, लेकिन इससे तो पेट नहीं भरता। पेट तो रोटी से भरेगा ना, जो कराची के पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स में अटकी हुई है रोटी। लेकिन जरा सोचिए, पाकिस्तान के पास सांसदों और जजेस पर खर्च करने के लिए तो करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ भी नहीं। गरीब लोग अगर साढ़े दिले दे अंदर किसी दी भी अकीदी भी आए लग गई ने, तो खुदा दी कसम ना जमीन दे रहने जोगे हो सो, ना आसमाना दे रहने जोगे हो सो। नालायक और नाकारे हुक्मरानों को पूरा पाकिस्तान बद्दुआ ना दे तो और क्या दे। मुल्क पहले ही दाने दाने को मोहताज है।
अब डॉलर की किल्लत से पाकिस्तान के प्राण बंदरगाहों पर अटक चुके हैं। इसका ढिंडोरा पूरे पाकिस्तान में पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान में डॉलर की शदीद किल्लत के बाद बैंक्स ने नए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना बंद कर दिए हैं, लेकिन दूसरी जानी पहले से जारी शुदा एलसीज के तहत जो सामान पाकिस्तान पहुंच चुका है वो भी बंदरगाह से बाहर नहीं आ सकता। इससे कराची की बंदरगाहों पर हजारों कंटेनर्स फंस चुके हैं। पाकिस्तान की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। बंदरगाहों पर फंसे सामान का भाड़ा तक भरने की हैसियत पाकिस्तान की बची नहीं है। डॉलर की किल्लत के चलते कराची पोर्ट पर खाने पीने के सामान के 9000 कंटेनर्स फंसे हैं। 9000 कंटेनर विदेशों से माल लेकर पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के पास माल ढुलाई का पैसा तक नहीं बचा है। एक तो डॉलर की किल्लत, ऊपर से खैरात मिलने में मुसीबत। अगर पाकिस्तान को जल्द विदेशी कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये खौफ पाकिस्तान के घर घर दौड़ रहा है। अल्लाह ना करे खत्म हो जाता है, मुकम्मल दिवालिया हो जाता है, ऐलान हो जाता है, तो फिर पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी? वो जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो गुजारा, और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही करेंगे ना कि उनको पकड़ के जूते मारेंगे, जो हमारे सियासतदान है जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। साफ है, अगर पाकिस्तान ने वक्त पर पोर्ट पर फंसे सामान का भुगतान नहीं किया तो पाकिस्तान में रोटी पर सिविल वॉर छिड़ना तय है। और ये सारी बातें यूं ही नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ को कुर्सी से हटाने के लिए इमरान लगातार कोशिश कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। इसी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक प्लान तैयार किया था, मगर पाकिस्तान को पालने वाले सऊदी अरब ने उसकी एक ना सुनी। पाकिस्तान जिस भी चौखट पर खैरात की फरियाद लगा रहा है उसके हाथ सिर्फ मायूसी लग रही है। मुल्क चीख चीख कर कह रहा है कि अब डिफॉल्टर होने से कोई नहीं बचा सकता। डिफॉल्ट का खतरा 90% हो चुका। मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। न कंगाल पाकिस्तान को कोई तरजीह दे रहा है और न ही हुक्मरानों को कोई अटेंशन मिल रहा है। आर्थिक तबाही के बीच इमरान खान पर बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान में चर्चा है कि इमरान दुनिया के सबसे अनवांटेड लीडर बन गए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इमरान को रत्ती भर भाव नहीं दे रहे। सबने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे। आजादी मार्च के दौरान इमरान खान को जब गोली लगी थी तब वो चाहते थे कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें एक फोन कर ले, ताकि इमरान ये समझा सके कि उनका प्रिंस से कोई विवाद नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान की पार्टी पीटीआई सऊदी प्रिंस के फोन के लिए कई बार गिड़गिड़ा चुकी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान टस से मस नहीं हुए। यही नहीं, फ्रांस, यूएई, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी अब ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा कंगाल पाकिस्तान के पीएम बने। वैसे रिकॉर्ड से बता दूं आपको, मिस्र में भी एक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। कायरो में उनके पास जो है 4300 साल पुरानी एक ममी बरामद हुई है। खास बात यह है कि ये ममी किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली नहीं है, मगर फिर भी इस पर सोने की कारीगरी दिखाई दे रही है। अब पूरी दुनिया में ये गोल्डन ममी सुर्खियां बटोर रही है। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है। असल में मिस्र ने 24 घंटे पहले ही विश्व इतिहास और पुरानी सभ्यताओं में रुचि रखने वालों के लिए इस सबसे नई खोज का खुलासा किया है। इजिप्ट की तरफ से बताया गया है कि सोने से जड़ी एक ममी और 4 मकबरों का पता चला है, और इनमें से एक मकबरा इजिप्ट के एंशिएंट किंग के सीक्रेट कीपर का है, यानी उनके रखवाले का बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ने कायरो के सदर्न इलाके यानी सक्कारा नेक्रोपोलिस में इस सोने वाली ममी को ढूंढ निकाला है। इजिप्ट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मकबरे और ममी 25 से 22 सेंचुरी बीसी की है। इनमें सबसे बड़ा मकबरा एक धर्म रक्षक, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर का हो सकता है। ये मकबरा उनस के पिरामिड कॉम्प्लेक्स में मिला, जो 5वीं पीढ़ी के आखिरी राजा थे। बताया जा रहा है कि राजा उनस ने 4300 साल पहले राज किया था। इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट को खोजबीन के दौरान 15 मीटर शाफ्ट के नीचे एक ममी मिली और इसी के ऊपर सोने की नक्काशी मौजूद थी। बताया गया है कि ये ममी हेकासेपस नाम के शख्स की थी। नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक जो ममी मिली है वो शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली थी, लेकिन ये इतनी पुरानी ऐसी ममी है जो गैर शाही खानदान की बताई जा रही है। बता दें कि ये डिस्कवरी ऐसे वक्त हुई है जब मिस्र भयानक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि देश की 10% जीडीपी टूरिज्म सेक्टर से है, जिसमें 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं।
इजिप्ट के प्रेसिडेंट हमारे मुख्य अतिथि थे और हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ लोग जाएं और इस नई ममी को देखें, निहारें, ताकि टूरिज्म बढ़े इजिप्ट पर, क्योंकि आर्थिक मंदी की मार है। इधर न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े शहर में पानी का प्रकोप आ गया है। ऑकलैंड में अचानक बाढ़ आई, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया इस बाढ़ ने। कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहां पर डिक्लेयर कर दी गई है। मौसम की मनमर्जियों का नया चैप्टर न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में दिखाई दिया है। चारों तरफ पानी में डूबी गाड़ियां और बाढ़ से बर्बादी दिखाई दे रही है। कई लोगों की आंखों में आंसू है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह की तबाही नहीं देखी। हालत ये हो चुकी है कि न्यूजीलैंड के 15 लाख की आबादी वाले शहर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई है। ऑकलैंड के जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहाँ लोगों से तुरंत घर छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बारिश और बाढ़ के चलते एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। इसके चलते कई उड़ानों पर असर हुआ। पुलिस का कहना है कि उन्हें एक शख्स का शव भी मिला है। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक बाढ़ से बने ये हालात एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और इससे निपटने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस वक्त न्यूजीलैंड के शहर में मौसम का रुख बदला, उससे कुछ वक्त पहले ऑकलैंड से 10,000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया में तूफानी हवाओं ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। सदर्न कैलिफोर्निया में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रक पलट गए और काफी तबाही हुई। तो सब कुछ तबाह कर दिया। उधर शेयर बाजार में भी कुछ ऐसी ही तबाही की खबर आई है। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के काफी पैसे डूब गए हैं, लेकिन इस गिरावट की बड़ी वजह अडानी ग्रुप के शेयर के दाम गिरने की वजह से है और इसके लिए एक इंटरनेशनल रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खुद अडानी ग्रुप ने इस तरह की रिएक्शन की उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स में गिरावट का दौर जारी है। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में करीब 20% की गिरावट आई। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स में लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। अडानी की नेट वर्थ बुधवार से अब तक यानी 3 दिन में 10% से ज्यादा कम हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है। इसके चलते निवेशकों को लगभग 2,75,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। असल में फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में ये दावा किया कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है और ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवरवैल्यूड भी हैं। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की तरफ से उसे कानूनी तौर पर चुनौती देने और इस फर्म के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही गई है। इस पर हिंडनबर्ग का कहना है कि हम रिपोर्ट पर कायम है, कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। इस बीच एक डेवलपमेंट ये भी हुआ कि रिपोर्ट सामने आने के बाद दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी तीसरे नंबर से खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए। 25 जनवरी को उनकी नेट वर्थ 9,00,000 करोड़ थी, लेकिन आज ये 7,76,000 करोड़ पर आ गई है। सीबीएसई के छात्रों का 10वीं और 12वीं बोर्ड को लेकर वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 34 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पर एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम में जाने से पहले आज देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों की क्लास ली। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में मोदी ने छात्रों को क्या क्या टिप्स दिए, आप भी देख लीजिए। इन केस अगर आपके माँ की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मोदी सर ने स्टूडेंट्स की क्लास ली। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के जरिए बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को कामयाबी के टिप्स पीएम मोदी ने दिए। हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करने के टिप्स दिए और छात्रों को एडवाइस भी किया कि एग्जाम में चीटिंग मत करना। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई,
फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने का मंत्र भी दिया। ये भी गुर सिखाया कि अगर आप औसत स्टूडेंट हैं, तब भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं का लास्ट पेपर 21 मार्च को है और 12वीं का लास्ट पेपर 5 अप्रैल को होगा। इस बार करीब 34 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए रजिस्टर किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।